नमस्कार, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी दुनिया से। आज की इस वीडियो में हम लोग नागरिक प्रणाली सभा के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे नागरिक प्रणाली पत्रिका के बारे में। नागरिक प्रणाली सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? नागरिक प्रणाली सभा के संस्थापक कौन थे? नागरिक प्रणाली सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? नागरिक प्रणाली पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? नागरिक प्रणाली पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे और यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? इन्हीं सब तथ्यों पे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिक प्रणाली सभा की स्थापना का विचार बनारस के क्वींस कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठकर हुआ। किस कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठ के हुआ? तो क्वींस कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठ के हुआ। और क्वींस कॉलेज कहाँ है? तो यह बनारस में है। क्वींस कॉलेज में 9वीं कक्षा के पढ़ने वाले 3 छात्र, किस कक्षा में पढ़ने वाले? 9वीं कक्षा में। ध्यान दीजिएगा, ये लोग अभी 9वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे, 9th क्लास में ही पढ़ रहे थे। कौन कौन लोग? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, इन तीनों लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। इसका ट्रिक है श्याम राम शिव की काशी। श्याम से श्याम सुंदर दास, राम से पंडित राम नारायण मिश्र और शिव से ठाकुर शिव कुमार सिंह। और इन्होंने कहाँ पे स्थापना की? काशी में। काशी किसके लिए फेमस है? यह शिव की नगरी मानी जाती है। तो इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इस सभा की स्थापना का कारण क्या था? तो उस समय देखिए, भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी ही था। श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के मन में अपनी भाषा अपनी बोली को समृद्ध करने का विचार आया। इसीलिए उन्होंने नागरिक प्रणाली सभा की स्थापना की। इसकी स्थापना की तारीख क्या है? तो 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। और जाहिर सी बात है, काशी में ही इसकी स्थापना हुई, जो वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। 9 जुलाई 1893 को सभा का अधिवेशन हरिदास बुआ साव के मकान पर हुआ। किसके मकान पर हुआ? हरिदास बुआ साव के मकान पर हुआ। लेकिन इसकी विधिवत नींव 16 जुलाई 1893 को रखी गई। तो इसकी स्थापना की जो तारीख है वह 16 जुलाई सन 1893 से ही मानी जाती है। और काशी में इसकी स्थापना होने के कारण इसको काशी नागरिक प्रणाली सभा या नागरिक प्रणाली सभा काशी भी कहा जाता है। इसकी जो शुरुआती बैठकें हैं वह सप्तसागर मोहल्ले में एक घुड़साल थी, उसमें होती थी। और बाद में इस सभा का अपना निजी भवन बन गया, तो वहाँ पे इसकी बैठकें होने लगी। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इस सभा का प्रधान कार्यालय वाराणसी में है और इसकी शाखाएं नई दिल्ली और हरिद्वार में भी हैं। नागरिक प्रणाली सभा के जो अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन हुए? सबसे पहले अध्यक्ष हुए बाबू राधाकृष्ण दास, जो 16 जुलाई 1893 से 1900 ईस्वी तक इसके अध्यक्ष थे। तो नागरिक प्रणाली सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबू राधाकृष्ण दास। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। राधाकृष्ण दास के बाद दूसरे अध्यक्ष हुए बाबू श्याम सुंदर दास, जो सन 1900 से 1908 ईस्वी तक इसके अध्यक्ष थे। बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी के नाम से प्रकाशित है और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। मेरी आत्मकहानी किसने लिखा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है। और मेरी आत्मकहानी की रचना विधा क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। तीसरे अध्यक्ष हुए श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की 1908 ईस्वी से लेकर के 1916 ईस्वी तक। देखिए, हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु के नाम से 3 भाई फेमस थे। इन तीनों लोगों को मिलाकर के मिश्र बंधु कहा जाता है। इनमें पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। ये लोग ग्रंथ से लेकर के छंद तक जिसका भी लेखन करते थे एक साथ मिल करके करते थे और इसीलिए इनको मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों भाइयों ने मिल करके मिश्र बंधु विनोद नाम से एक रचना लिखी है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है और यह 1916 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधुओं ने यह जो किताब लिखी है, इसके लेखन में एक तरह से नागरिक प्रणाली सभा का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि नागरिक प्रणाली सभा के पास उस समय जो भी ग्रंथ उपलब्ध थे और चूँकि यह उसके अध्यक्ष थे, तो इन लोगों ने उन ग्रंथों की सहायता से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो मिश्र बंधु विनोद के नाम से प्रसिद्ध है। इस सभा के पहले साल जो सदस्य बने उनमें प्रसिद्ध हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, अंबिका दत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। प्रेमघन इनका उपनाम है, यह साहित्यिक नाम है। प्रेमघन नाम से यह साहित्य रचना करते थे। प्रेमघन आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, जो भारतेंदु युग की एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी। और यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो यह मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। नागरिक प्रणाली सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो नागरिक प्रणाली सभा की स्थापना का उद्देश्य था हिंदी साहित्य और भाषा का प्रचार प्रसार करना।
हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी की देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार, खोज, संरक्षण और प्रकाशन करने के लिए इस सभा की स्थापना की गई थी। और हिंदी नवजागरण के इतिहास में नागरी प्रचांडी सभा काशी की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है। सभा ने जो काम किया उस काम पर नज़र डालते हैं। सभा ने आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की सन 1896 ईस्वी में, और यह देश में हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। पहले यह ठाकुर गदाधर सिंह का पुस्तकालय था, उन्होंने इसे सभा को दान कर दिया। 1903-04 में यह विश्वेश्वरगंज स्थित अपने वर्तमान भवन में आया। इसकी विशेषता क्या है? 19वीं सदी के अंतिम और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में हिंदी के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ और पत्र पत्रिकाएं छपीं, उनके संग्रह में यह पुस्तकालय बेजोड़ है। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनारायण मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, माया शंकर याज्ञिक, हीरानंद शास्त्री इत्यादि और भी अनेक लोगों ने अपनी किताबों का जो निजी संग्रह था वह इस पुस्तकालय को दान कर दिया। यह हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। सभा का काम काफ़ी बढ़ गया था, तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1 मई सन 1910 ईस्वी को, कब 1 मई सन 1910 ईस्वी को नागरी प्रचांडी सभा के प्रांगण में यानी कि काशी में ही हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई। और 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसका पहला सम्मेलन हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? वाराणसी में हुआ 10 अक्टूबर 1910 को, और इसकी अध्यक्षता किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने की। सन 1911 में दूसरा सम्मेलन प्रयाग में पंडित गोविंद नारायण मिश्र की अध्यक्षता में हुआ, और इस सम्मेलन के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन नाम की जो समिति बनी वही एक संस्था के रूप में प्रयाग में विद्यमान है। मालवीय जी का और पुरुषोत्तम दास टंडन का इसमें विशिष्ट योगदान है। पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मेलन के जन्म से ही इसके मंत्री रहे, इसीलिए उन्हें सम्मेलन के प्राण के नाम से जाना जाता है। 1917 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, और हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम 1962 के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। नागरी प्रचांडी सभा ने इसकी स्थापना के बाद हिंदी के प्रचार और प्रसार का काम इसे सौंप दिया और अपने पास हिंदी साहित्य के विकास और समृद्धि का कार्य रखा। और इसी सभा के द्वारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की शुरुआत हुई। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ का आप लोग और ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन और विश्व हिंदी सम्मेलन ये दोनों अलग अलग सम्मेलन हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग एक संस्था है। भारत कला भवन। भारत कला भवन नागरी प्रचांडी सभा का अत्यंत महत्वपूर्ण कला संग्रहालय है। यह पहले कला परिषद के नाम से स्थापित था। सन 1929 ईस्वी में यह नागरी प्रचांडी सभा को सौंपा गया, और 3 मार्च 1930 को इसका नाम बदल करके भारत कला भवन रखा गया। हिंदी विश्वकोश। नागरी प्रचांडी सभा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड की सहायता से हिंदी विश्वकोश का संपादन भी किया गया, जिसके अब तक 12 खंड प्रकाशित हुए हैं। हिंदी विश्वकोश के अब तक कितने खंड प्रकाशित हुए हैं? 12 खंड प्रकाशित हुए हैं। हिंदी शब्द सागर। सभा ने केंद्र सरकार की मदद से हिंदी का सर्वाधिक प्रामाणिक और विस्तृत कोश हिंदी शब्द सागर भी प्रकाशित कराया है। इसके अब तक 10 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, और श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में 20 वर्षों तक इसका संपादन कार्य चला। इसके संपादक कौन है? मुख्य संपादक इसके श्याम सुंदर दास हैं, और बाकी काफ़ी सारे लोग इसके सहायक संपादक के रूप में काम किए हैं। इसी की भूमिका या प्रस्तावना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले छपा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वह किसकी भूमिका में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था। और हिंदी शब्द सागर के 2 और संस्करण भी हैं, लघु शब्द सागर और लघुत्तर शब्द सागर। छात्रों की सहायता के लिए दोनों संस्करण निकाले गए हैं। हिंदी भाषा का इतिहास किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और हिंदी भाषा का इतिहास श्याम सुंदर दास की रचना है। पारिभाषिक शब्दावली। 1898 ईस्वी में सभा ने पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन कराया, और हिंदी में पारिभाषिक शब्द निर्माण के इस सर्वप्रथम सर्वाधिक सुनियोजित संस्थागत प्रयास में गुजराती, मराठी और बंगला में हुए इसी प्रकार के कार्यों का समुचित उपयोग किया गया है। हिंदी से पहले गुजराती, मराठी और बंगला में पारिभाषिक शब्दावली के प्रकाशन हो चुके थे, उन्हीं सब का उपयोग इसमें भी किया गया है। और इस सभा द्वारा अब तक 500 से भी ज़्यादा मूल्यवान ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं।
नागरिक प्रचारणी सभा के लगातार प्रयासों के कारण ही हिंदी स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्राप्त कर सकी है। 1953 में सभा अपना प्रकाशन कार्य समुचित रूप से चलाने के लिए एक प्रेस भी खोली है, मुद्रणालय भी खोली है। नागरिक प्रचारणी सभा का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वह यह है कि उस समय न्यायालयों, सरकारी संस्थानों और शिक्षण संस्थाओं में हिंदी का प्रयोग नहीं होता था। सरकारी काम या तो अंग्रेजी में होता था या तो उर्दू और फारसी भाषा में होता था, और हिंदी शिक्षा की व्यवस्था मिडिल क्लास तक वैकल्पिक रूप में सीमित थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा के अथक परिश्रम से 7 साल में ही देश के 60,000 विशिष्ट नागरिकों के द्वारा मदन मोहन मालवीय और श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में सरकार से न्यायालय और सरकारी संस्थाओं में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रयोग की अनुमति मांगी गई। और इसका असर क्या हुआ? सभा के प्रयासों से ही पश्चिमोत्तर प्रांत और अवध, जो कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सन 1900 ईस्वी से देवनागरी लिपि का प्रयोग न्यायालय और प्राथमिक विद्यालयों में शुरू हुआ। तो पश्चिमोत्तर प्रांत और अवध में देवनागरी लिपि का प्रयोग न्यायालय और प्राथमिक विद्यालयों में कब शुरू हुआ? सन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ। और न्यायालयों में अंग्रेजों को छोड़ करके बाकी जो भी भारतीय कर्मचारी थे उनके लिए हिंदी और उर्दू की जानकारी अनिवार्य कर दी गई। और इस काम में सभा के साथ साथ मदन मोहन मालवीय जी का भी अहम योगदान रहा, क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल बना था मदन मोहन मालवीय जी ने ही उसकी अध्यक्षता की थी। सभा द्वारा भारत भर में घूमकर ग्रंथों की खोज की गई और सन 1955 में 2 भागों में खोज का विवरण प्रकाशित किया गया। नागरिक प्रचारणी सभा के पास आज लगभग 20,000 से अधिक पांडुलिपियाँ, 19वीं और 20वीं शताब्दी की 50,000 से अधिक पुरानी पत्रिकाएं और 1.25 लाख से अधिक ग्रंथों का भंडार है। और पुस्तकों का विशाल भंडार होने के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में समर्थ हो पाए। अब आइए नजर डालते हैं नागरिक प्रचारणी पत्रिका पे। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, किसके द्वारा? नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1896 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका शुरू हुई। उस समय जब यह शुरू हुई तब यह हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका थी। हर 3 महीने पे प्रकाशित होती थी और इसमें शोधपरक लेख छपा करते थे और यह अपने शोधपरक लेखों के लिए प्रसिद्ध थी। इस पत्रिका का संपादक मंडल जो था उसमें 4 लोग शामिल थे: श्याम सुंदर दास, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर दास इसके प्रथम संपादक थे। बेशक ये संपादक मंडल था, लेकिन संपादन का ज़्यादातर कार्य श्याम सुंदर दास ही देखते थे। फिर सन 1907 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी पत्रिका मासिक पत्रिका में बदल दी गई और फिर इसका जो संपादक मंडल बना उसमें 4 लोग शामिल थे: श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और वेणी प्रसाद। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका जब शुरू हुई तब यह त्रैमासिक पत्रिका थी और फिर यह मासिक पत्रिका में बदल गई। कब बदल गई? 1907 ईस्वी में बदल गई। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए। यह हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका कौन है, तो इसका उत्तर होगा नागरिक प्रचारणी पत्रिका। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन काशी से होता था, जो कि वर्तमान में बनारस या वाराणसी नाम से भी जाना जाता है। इसका सारे संसार में हिंदी खोज जगत में बहुत मान है। और नागरिक प्रचारणी पत्रिका का जो शीर्षक होता था वह होता था नागरिक प्रचारणी पत्रिका, अर्थात प्राचीन शोध संबंधित त्रैमासिक पत्रिका। यह उसके मुख्य पृष्ठ पे सबसे ऊपर लिखा रहता था। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का जो संपादक मंडल था उसमें समय समय पर बाबू श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयचंद्र विद्यालंकार, डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान शामिल रहे। नागरिक प्रचारणी सभा ने नागरिक प्रचारणी पत्रिका के अलावा भी मासिक हिंदी नाम से एक मासिक पत्रिका, एक विधि पत्रिका और एक हिंदी रिव्यू जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, ये पत्रिकाएं भी निकाली, लेकिन बाद में यह सब बंद हो गई। तो इस तरह से नागरिक प्रचारणी सभा ने कुल 4 पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया था। उसमें से जो हिंदी रिव्यू है यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। अब ये देखते हैं कि जो सरस्वती पत्रिका है उसका नागरिक प्रचारणी सभा से क्या संबंध है। सन 1899 में इंडियन प्रेस के मालिक चिंतामणि घोष ने बाबू श्याम सुंदर दास को नागरिक प्रचारणी सभा की ओर से एक मासिक पत्रिका निकालने का प्रस्ताव दिया। श्याम सुंदर दास ने इस शर्त के साथ स्वीकृति दी कि संपादन का कार्य वह नहीं करेंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक संयुक्त संपादक समिति का गठन हुआ और नागरिक प्रचारणी सभा के अनुमोदन से जनवरी 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। और इस तरह से सरस्वती पत्रिका का श्री गणेश नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ।
नागरिक प्रचारणी सभा के अनुमोदन से ही सरस्वती पत्रिका का श्री गणेश हुआ था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो जनवरी 1900 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। सरस्वती पत्रिका से संबंधित वीडियो में सरस्वती पत्रिका पे विस्तार से चर्चा होगी। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आपके विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन ऑल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।